नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बी एंड बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं सीटीपी से संबंधित प्रश्नोत्तर, जो कि आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और यदि आप भी सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 से आज स्टार्ट करेंगे। 15 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। यदि आपने उस वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख लें। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 करके जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है। शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंत विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने का अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए, अंत विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ जो है क्या हो सकता है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने की अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। तो देखिए, यहाँ पे सिवाय भी दे दिया गया है, यानी कि इसके अलावा। ठीक है, तो सफल समावेशन को जो है क्या चीजों की आवश्यकता होती है? अभिभावक की भागीदारी, एकदम सही। क्षमता संवर्धन, सही। संवेदनशील बनाना, इसका सफल समावेशन का जो है ये सभी आवश्यकता होती है, लेकिन पृथककरण की जो है आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपगम का विशेष चिन्ह है? तो आपके देखिए ऑप्शन है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होती है। तो यहाँ पे देखिए, समस्या समाधान का उपागम का विशेष चिन्ह जो ये है कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, तभी जाकर जो है समस्या समाधान होता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो देखिए, नर्सरी कक्षा में आप देखते हैं बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो जो है कहा जाता है कि परिवार ही प्रथम विद्यालय है होते हैं सभी बच्चों का। तो ऐसे में जो है मेरा परिवार जो है सबसे अच्छा विषय वस्तु होगा नर्सरी बच्चों के लिए। ठीक है, तो मेरा परिवार करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है सबसे पहले परिवार में ही रहते हैं, परिवार के सदस्य को जानते हैं, सीखते हैं, बहुत कुछ परिवार से वो सीखते हैं, तत्पश्चात जो है विद्यालय में जाते हैं। तो नर्सरी कक्षा जो है उनकी फर्स्ट कक्षा क्लास होती है, तो मेरा परिवार सबसे अच्छा विषय वस्तु होगा उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को। तो देखिए, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तो देखिए, समाज मिति के आधार पर ये गलत हो जाएगा आपका। सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। सभी तरह का कहानियां जो है बच्चों को सुनाना चाहिए। सिर्फ सकारात्मक एनवायरनमेंट के लिए जो है सिर्फ कहानियों से जो है नहीं होगा, सभी तरह का कहानियों का जो है बच्चों को नॉलेज होना चाहिए। ये भी आपका गलत हो जाएगा। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, नहीं। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, एकदम सही। विभेद जो है नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या बच्चों की त्रुटियों पर जो है शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं, तो गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा और तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, नहीं। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, नहीं। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है, एकदम सही। यानी कि
जो यदि बच्चा जो है असफल होता है, फेल होता है, तो इसका मतलब होता है कि व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, तो यदि बच्चा जो है त्रुटियां कर रही है, तो यदि एक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य या नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वो अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वो, तो यहाँ पे देखिए मोनिका है जो कि एक गणित की शिक्षिका है, मोनिका। ठीक है, और राधिका से प्रश्न पूछ रही है। राधिका स्टूडेंट है, उससे जो है उसने प्रश्न पूछा, लेकिन राधिका जो है उसका तुरंत उसको उत्तर नहीं आता था, इसलिए उसने जो है तुरंत मोहन से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। कोई उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि इसका क्वेश्चन का आंसर भी नहीं बताया कि क्या इसका आंसर हो सकती है। तुरंत जो है उसने दूसरे स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, मोहन को खड़ा करके दूसरा प्रश्न पूछा। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, यानी कि मोहन को भी उसके आंसर को जो है पता नहीं है, थोड़ा बहुत वो धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा है। जब ये उसने महसूस किया शिक्षिका ने, तो वो क्या करती है कि अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। मोनिका ये किस प्रवृत्ति को दर्शा रही है, प्रदर्शित कर रही है, आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन से, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, तो क्या उनका सवाल गलत है? वो जो सवाल के प्रति घबराई है, नहीं। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, एकदम सही। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है, नहीं। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है, ऐसा नहीं होता है, सभी बच्चे योग्य होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वे जो है लिंग पक्षपात कर रही है, यानी कि मोहन का जो है वो पक्ष ले रही है, और राधिका को जो है उसने बस क्वेश्चन पूछा, उसके बाद से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताई, ना ही दूसरा प्रश्न उन्होंने किया। तो ये जो है क्या कर रही है, लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षक को में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो देखिए, एक विद्यालय जो है उससे में जो है शिक्षक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, बच्चों के बारे में नहीं। शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा एक सशक्त विद्यालय? तो आपके ऑप्शन से प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, परीक्षण करने की प्रतिवृत्ति नहीं, स्मृति याद करना, ये गलत हो जाएगा। अनुशासित स्वभाव, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को जो है बढ़ावा देगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा के, यदि आपने हिंदी पढ़ा होगा तो भाषा के अब सबसे छोटी इकाई को जो है क्या कहा जाता है, आपको पता होगा। देखिए आपके ऑप्शन है, स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, प्रैग्मेटिक्स, वाक्य रूपीम। तो देखिए सबसे छोटी इकाई जो है वो है स्वनिम, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो बुद्धि लब्धांक जो है मध्यम, कम से कम, पूर्ण, उच्च। तो देखिए बुद्धि लब्धांक जो है सामान्यतः उच्च रूप से जो है शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो यहाँ पे देखिए सिवाय दे दिया गया है। आपके ऑप्शन से, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, ये आपका सही होगा। क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत में जो है कहा गया है कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इसके सिवाय जो है सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। तो देखिए सीखने के लिए आकलन में जो है किस चीज का ध्यान देता है, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, त्रुटियां, अधिगत शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो यहाँ पे देखिए सीखने के लिए आकलन के अंतर्गत जो है आपका विद्यार्थियों की त्रुटियां आती हैं, अधिगत शैलियां आती हैं, क्षमताएं आती हैं, लेकिन आवश्यकताएं नहीं आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पर सिवाय दिया गया है ऑप्शन में, क्वेश्चन में। तो आपका हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं।
क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। यानी कि जुड़वा दो भाई है और उन्हें जो है क्या है कि एक बहुत ही अमीर परिवार ने जो है उससे क्या किया कि गोद ले लिया एक एक बच्चा को, और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा, यानी कि एक को जो है गरीब परिवार ने गोद ले लिया। तो एक वर्ष में के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। यानी कि उन्हें देखकर जो है आप क्या जो है अवलोकन कर सकते हैं, क्या संभावना आपकी होगी। तो आपका ऑप्शंस पहले देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शंस में। तो यहाँ देखिए, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाले लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। क्या ऐसा होता है? नहीं। सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, ये तो सही है। और देखिए, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। क्या ये अधिक अंक प्राप्त कर लेगा? नहीं। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। क्या दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे? नहीं, कोई कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो तो उनके जो है पढ़ाई पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए सही आपका हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, आप किस समाज से आते हैं, आपका जो है आप धनी है, गरीब है, अमीर है, जो भी है, ये जो है आपका बुद्धि लब्धांक को जो है ये प्रभावित, ये सभी कारक नहीं करते हैं। तो इसलिए जो बच्चे जो हैं, दो भाई जो हैं, जुड़वा भाई, जो एक अमीर परिवार में गए, एक गरीब परिवार में गए, उनका जो है बुद्धि लब्धांक जो है हम इस चीज से नहीं माप सकते हैं, सामाजिक आर्थिक कारकों से जो हम नहीं माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे देखिए, सीखने के लिए जो है अधिकतम रूप से अभिप्रेरित कौन सा करता है? तो ये हो जाएगा आपका, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि होना जरूरी है, तभी जाकर जो है आप सीखने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे, अभिप्रेरित रहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। देखिए, मानसिक आयु जो है आपको कैलकुलेट करना है, इसका यदि आपको फॉर्मूला पता है तो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा। बुद्धि लब्धि का जो है आपका होगा यहाँ पे मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे बुद्धि कितना दिया गया है, तो आपका है यहाँ पे 75 अंक प्राप्त हुआ है, तो 75, ठीक है, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा मानसिक आयु, आपको एम ले लीजिए, एम मान लीजिए, और वास्तविक आयु 16 वर्ष दिया गया है इंटू 100। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 75 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100 एम। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 12 यहाँ पे, तो 12 वर्ष आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 12। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो आप इससे जो है आप मानसिक आयु पता लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और नोटिफिकेशन के लिए जो है आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोज को जो है किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।